सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी आजकल क्या होता है ना, ऐसा होता है कि घर पर रहते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग का आजकल तो गैप भी पता नहीं चलता है ना। सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती है, एक क्लास एंड होती है फिर दूसरी क्लास चालू होती है, तो पता ही नहीं चलता कि मॉर्निंग टाइम है इवनिंग टाइम है ना। तो ऐसा हो जाता है आजकल कई बार। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखा था, और वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसा कि आपने देखा था कि उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड काम होता है, थोड़ा जजमेंट लगाना पड़ता है, उसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। थोड़ा जजमेंट लगाना पड़ेगा कि किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बस आपको एक इस तरह से जनरल गाइडलाइन है कि कोई ऐसा टर्म सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी मान लो हम लोगों ने ये दिया था जनरल, एक जनरल टेंडेंसी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें देखो हम लोगों ने क्या करा, एक ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो उससे सब्स्टिट्यूशन का काम थोड़ा इजी हो जाएगा, बट अगेन वो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। इसमें कोई ऐसा डेफिनेट कोई रूल नहीं होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। 12th में आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हो क्वेश्चंस की, और तब आपको क्लियर होगा कि कितने अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल होते हैं। अभी हाल फिलहाल जब हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जब हम यूज़ करेंगे फिजिक्स में, इतने ज़्यादा हैवी इंटीग्रेशन नहीं आएंगे क्वेश्चंस में। जो भी इंटीग्रेशन आएंगे ना, वो यूजुअली वो एल्जेब्रिक वाले होंगे, जनरली एल्जेब्रिक वाले होंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एक्सप्रेशंस होंगे। एल्जेब्रिक मतलब वही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, वो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं फिजिक्स में। और वो तो हमें अच्छे से पता है कि एक ही रूल है उसका, एक्स की पावर एन डी एक्स का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वो बहुत बेसिक रूल था। चलिए, इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रोसेस बहुत सिंपल था। जैसा आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में करते हो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ था। आपको सिंपली करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसके मैंने दो तीन एग्जांपल्स बताए थे, किस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इवेलुएट करते हैं। चलिए, आज हमें वैसे वेक्टर स्टार्ट करना है। अभी विद इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और वो बेसिकली वेक्टर्स जो होगा अगले आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, आगे डब्ल्यू पी, इन सब में यूज़ होने वाला है। वो अब ऐसा टॉपिक है वेक्टर्स जो कि फिजिक्स के अगेन हर एक टॉपिक में यूज़ होगा। पर उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस हम और ट्राई करेंगे। आपको इवेल्युएट करना है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। याद है आपको, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाला इंटीग्रल, और ये तो एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमारे पास इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन अवेलेबल है। सबका आंसर अभी क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इस बार हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, इस बार हमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर पाई बाई 2। अब आगे क्या करेंगे, एक्स में अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट हेल्प कर दो थोड़ी सी, साइन पाई बाय टू 1, साइन 0 0, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल इक्वल टू कितना आना चाहिए? ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 0 से पाई बाय टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 1। चलो इसी तरह से मुझे एवेल्युएट करके बताओ, नोट करना स्टार्ट कर दो, फिर बाद में हम लोग हाँ वापस स्टार्टिंग से नहीं बताएंगे। फोटो ले लेना पहले, स्नैपशॉट ले लेना पहले, और फिर नोट करना स्टार्ट कर देना। पहले स्नैपशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है साइन एक्स डी एक्स का पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट एग्जैक्टली क्या होता है ये याद करो, हमने स्टार्टिंग डे बताया था कि हम एक्चुअली एडिशन कहाँ से कहाँ तक करना चाह रहे हैं। जो एडिशन है, एरिया है, हम कहाँ से कहाँ तक निकालना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अब आप वैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे अभी, जैसे क्या होगा ना, ये सब चीजें आप थोड़े समय बाद जब ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होगा मैथ्स में ना, तब धीरे धीरे आपको ये सब चीजें समझ में आती चली जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें क्या है मैथ्स के साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने पूछा है, मैं बताता हूँ कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, राइट। कॉस एक्स का एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ आप अभी मैथ्स में पढ़ोगे। जैसे मैं आपको याद है एक दिन 10x का ग्राफ बना के बताया था। आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे, स्टार्ट होगा आपका 11th के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ग्राफ आएंगे आपके साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के, तो उसमें से कॉस एक्स का ग्राफ होता है ये वाला। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में आपको मैथ्स के मिल गया होगा, काफी लोगों ने एडवांस में रीडिंग करना हो सकता है शायद स्टार्ट कर दिया हो, बुक्स देखना स्टार्ट कर दिया हो, उन्हें दिख गया होगा ये ग्राफ। ठीक है, ये होता है जीरो। मैं सिर्फ फर्स्ट इस साइड की बात करता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले साइड की बात कर रहा हूँ। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, है ना। अब ये लिमिट का मतलब पता है आप क्या फाइंड कर रहे हो? आप फाइंड कर रहे हो ये वाला एरिया। जब आपने ये फाइंड करा है, बेसिकली ये पता है क्या है, कॉस एक्स के ग्राफ का एरिया है। कहाँ से कहाँ तक एरिया है? 0 से पाई बाय 2 तक कॉस एक्स के ग्राफ का आपने ये एरिया फाइंड करा है। तो ये जो एरिया आ रहा है वो एरिया 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होते हैं। समेशन आपको कहाँ से कहाँ तक करना है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। आ गया आंसर? देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगानी है, मॉड नहीं लगा रहा, नहीं तो आपको लगेगा मॉड लगा रहा हूँ। ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो क्या करेंगे बताओ? माइनस बाहर रहने दो, माइनस तो बाहर है ही, माइनस बाहर रहने दो। अंदर क्या लिखूंगा मैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस बाहर चल रहा है ना, माइनस बाहर चल रहा है, और अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस एज इट इज रखो, कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 डिग्री 1, सॉरी 0, और कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45 डिग्री, कितना? 1/√2। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा +1/√2। ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे उसके बाद एक बार ये मैथमेटिकल टूल्स को फिर से रिविजिट करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है 11th 12th के टॉपिक्स की, ग्रेजुअल होती है। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे फिर इसको रिविजिट करोगे, आपको एक नई चीज समझ में आएगी उस दिन फिर, कि ये आपने साइन एक्स के ग्राफ का एरिया निकाला है, कहाँ से कहाँ तक? पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक उसके ग्राफ का एरिया निकाला है आपने। लिमिट इसमें लगा दो आप, एक काम करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 0 से लेकर, या 1 से ही लगा दो, चलो 1 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 से लेकर 2 तक, 4 तक कर दो, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 से 4 तक कर दो।
बिल्कुल नेगेटिव आ सकते हैं। जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होता है ना, वो यहाँ पर इंटीग्रेशन के हेल्प से नेगेटिव आता है। अब अभी उसकी चिंता मत करो। वो सारी चीजें कंसेप्ट जो हैं वो धीरे धीरे जब ऐसा लगेगा हमें जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी हम वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है। जो भी कंसेप्ट ऐसा हमें लगता जाएगा वो हम आपको ऐड करवाते जाएंगे कॉपी में, अभी उसकी चिंता मत करो। एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। वो एक जनरल समेशन है, एक जनरल फॉर्मूला है। डेफिनेट इंटीग्रल में ही आपको इनिशियल और फाइनल लिमिट लगानी है। क्या बात कर रहे हो, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में पूरी नहीं आई है? देखना, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि वो दो रिकॉर्डिंग एक साथ होती है। तो वो रिकॉर्डिंग जब आप चालू करोगे तो 1 ऑफ 2 आएगी और उसके बाद फिर 2 ऑफ 2 स्टार्ट होगी, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि दो रिकॉर्डिंग दो क्लासेस एक साथ रिकॉर्ड होती है ना, तो 1 ऑफ 2 के बाद आपको सेकंड 2 ऑफ 2 मिलेगा। और अदरवाइज फिर आप यूट्यूब पे भी, मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपको फिर भी नहीं मिली होगी रिकॉर्डिंग तो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए मेरे को बता देना, मैं आपको लिंक मुझे पेस्ट करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सर्च में नहीं मिलेगा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली पूरी होगी, आप चेक करना। 1 ऑफ 2 के बाद 2 ऑफ 2 होगा वो। चैनल नेम से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कभी मिस हो गया तो मुझे बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। चलिए, आंसर आ गया इसका। देखो, क्या करना है हमें यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कितना हो जाएगा एक्स की इसको भी अलग कर देंगे इंटीग्रेट, है ना। रूट ऑफ x dx अलग, 2 dx अलग। लिमिट भी लगानी तो है ही हमें वैसे, 1 से 4 और 1 से 4, है ना। आप चाहो तो इसे भी अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, चाहो तो पूरे एक्सप्रेशन में एक साथ लिमिट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। दोनों चीजें पॉसिबल है, मतलब अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों में अलग अलग लिमिट भी लगा सकते हैं, ये भी पॉसिबल होता है, दोनों एक ही बातें हैं। अब बताओ रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर 3/2, प्रैक्टिस है ना सबको। डिवाइड बाय 3/2। ये हम करवा चुके हैं क्वेश्चन क्लास में, है ना। रिवाइज कर रहे होंगे डेली नोट्स, तो ये बात समझ में आएगी क्लास की। 2x, इस पे भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 1 से 4 तक। लिमिट लगाना शुरू कर दो। 4 की पावर 2/3 एज इट इज बाहर रख रहा हूँ मैं। 4 की पावर 3/2 -1 की पावर 3/2, क्लियर हो रहा है ना ये। 2/3 तो कांस्टेंट है। ये x की पावर 3/2 में मैं लिमिट लगा रहा हूँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x पे लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कैलकुलेशन पार्ट ही रह गया है सिर्फ, आप शायद परफॉर्म कर सकते हो। 4 का रूट 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7 +6। देख लेना, कैलकुलेशन हो सकता है मैंने गलती से कम ज़्यादा कर दिया हो, पर मेथड पे ध्यान देना और चेक कर लेना कैलकुलेशन। चलो, अब इसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करने ही वाले हैं। बस एक रूल है इंटीग्रेशन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है रूल नंबर 3। ये तीसरा रूल होता है इंटीग्रेशन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका डेरिवेशन भी होता है, एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखने वाला हूँ आपके सामने, उसका डेरिवेशन भी होता है। वो सब कुछ तो 12th में जब आप पढ़ोगे, जब डिटेल में पढ़ोगे, जब आपके वो मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा। बट अभी हाल फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा समझना। ये है u v dx, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। अगर मान लो कभी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कभी मान लो सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा हो, तभी ये लगाने की कोशिश करना है।
अगर सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बनता है तब जाके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर जाते हैं। और ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखो कितना इजी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना इजी। देखो सिंपल है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सेकंड फंक्शन। तो देखो हमने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, पहले को एज इट इज रखो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। ये है इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, राइट। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, माइनस क्या करना है पता है, माइनस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर दो। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, दोनों का फिर प्रोडक्ट निकालो। पहले वाले को डिफरेंशिएट करके दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके दोनों का प्रोडक्ट निकालो, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो। देखो ये बाहर मैंने एक और इंटीग्रेशन लगाया, दिख रहा है, ये एक और इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन है ये, पहले वाले के डिफरेंशिएशन का और दूसरे वाले के इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको फिर से इंटीग्रेट किया जाएगा। अब एक काम करता हूँ, पहले है ना, रूल लिखवाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, फिर लिखवा दूंगा। अच्छा, इसमें भी एक रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। ऐसा नहीं कि जो पहले दिख जाए वो फर्स्ट फंक्शन है। कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपको v को फर्स्ट फंक्शन, u को सेकंड फंक्शन लेना हो। मैं बता देता हूँ कैसे। उसके एक रूल होता है मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं ILATE रूल, ILATE। ये रूल होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब समझते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है किसको, इनवर्स ट्रिग्नो, अच्छे से लिख देते हैं ना इसको थोड़ा। ये रूल फॉलो किया जाता है। अब इस रूल में आपको करना क्या है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है इस रूल से। इसमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा। इसमें आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके सिलेबस में है। दूसरा, एल, एल समझ रहे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन। इंटरेस्टिंग बात, लॉगरिथम भी आपके 11th के मैथ्स के सिलेबस में है। ए, गैस वर्क, बिल्कुल एलजेब्रिक फंक्शन होगा। टी, टी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट में ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर का मीनिंग क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। सपोज कि आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया, साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये मैं करके बताऊंगा आपको। ये इंटीग्रेशन दिया गया, कोई भी दुनिया का सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कभी नहीं हो सकता क्वेश्चन सॉल्व ये वाला। किसी भी सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लो यहाँ बात नहीं बनेगी। तो पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इसका। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें इसको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इस बाय पार्ट वाले इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन किसको लूँ मैं, ऐसा नहीं कि साइन एक्स पहले लिखा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, नहीं। साइन एक्स पहले लिखा है इसका ये जरूरी मतलब नहीं फर्स्ट फंक्शन होगा वो, हमें चेक करना पड़ेगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगी बताओ, एक एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है ना,
ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ये बताओ प्रायोरिटी पे कौन आएगा, प्रायोरिटी पे कौन आएगा, प्रायोरिटी किसको दूं मैं, एल्जेब्रिक को दूं। एल्जेब्रिक उससे एक टर्म आगे है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। पहले मैं ऑर्डर चेंज करूंगा। ऑर्डर चेंज करने का मतलब मैं इसको लिखूंगा कि क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है एक्स साइन एक्स। बात तो वही है, पर ऑर्डर में यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा वी। अब बताओ क्या करें। आपको याद है अभी हमने सिखाया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और ये जो पूरा आएगा इसका इंटीग्रेशन। और अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँ तो बहुत सिंपल बताऊं, जरा सी प्रैक्टिस कर लो, आपको इसे समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड में क्या करना है पता है, देखो स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको फिर से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जरा बताओ साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, माइनस क्या करना है मुझे, देखो जरा फॉर्मूले में, माइनस इंटीग्रल ऑफ, मैंने बताया ना फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, और दोनों के ब्रेड को फिर से इंटीग्रेट करो। मतलब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन वन, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। और इसको पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट कर दो। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यहाँ तक कुछ क्लियर हो रहा है। फॉर्मूला बड़ा देखकर डरना नहीं है। नहीं आया समझ में, अरे रे, बहुत बुरा हुआ ये तो। बताओ क्या समझ में नहीं आया, हम करेंगे आपकी हेल्प। बताओ क्या समझ में नहीं आया, हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आप चिंता मत करो। कुछ भी नहीं आया समझ में, कुछ भी नहीं आया समझ में। देखो हम आपको अनम्यूट करते हैं पहले, चलो हम आपको अनम्यूट करते हैं और आपसे पहले फॉर्मूले पूछते हैं, देखें आपको फॉर्मूले याद भी हैं या नहीं है। तभी तो हमें पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। कौन था जिसको डाउट था, अरे यार वो तो नाम ही चला गया। चलो अगली बार से पहले हम आपका डाउट समझेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि डाउट कहाँ आ रहा है। फॉर्मूला याद नहीं है कि रिवीजन नहीं हुआ है क्लास नोट्स का, उसके बाद हम डाउट बताएंगे। ठीक है, तो हमें पता चले एटलीस्ट कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अभी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स होगा सेकेंड फंक्शन। अब हमने फॉर्मूला लिखवाया था, देखो पढ़ो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, यू एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद है आपको, माइनस कॉस एक्स होता था, इसीलिए बोलते हैं रिवाइज करना है क्लास नोट्स। ठीक है, माइनस, माइनस में क्या, माइनस मैंने क्या बताया, किसको इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, दोनों का प्रोडक्ट लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो देखो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वन, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और इनका प्रोडक्ट निकालो, ये प्रोडक्ट ही लिखा है मैंने, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दो, फिर एक और बार इंटीग्रेट कर दो। अब आगे क्या करेंगे, इसको लिख दूं माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस वन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रेशन पता है कितना होता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स। बहुत बढ़िया, सीख गए मतलब, वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना, सिंपल इंटीग्रेशन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। लिखो जल्दी से।
ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर लेफ्ट से राइट है। लेफ्ट वाला फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, राइट वाला लास्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट लिखी है मैंने। प्रायोरिटी का ऑर्डर है, पहली प्रायोरिटी आई से स्टार्ट होगी और लास्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल को देते हैं। हाँ, इस बीच एक अच्छा मैसेज आया है। सर आई एम अफ्रेड ऑफ ट्वेल्थ क्लास मैथ्स, अभी से है ना। तो व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं देखो, एक्चुअली इसमें हमारा एक्सपीरियंस अलग है। अभी क्या है, हमारा एक्सपीरियंस अलग इस मामले में इसलिए है क्योंकि अभी आप 11th में हो, आपने आगे का सीन देखा नहीं है। और हमने तो इतने सालों से लर्निंग प्रोसेस देखा है, कैसा चलता है लर्निंग प्रोसेस। होता देखो क्या है, होता ये है कि जब 10th में होते हो तो लेवल बिल्कुल अलग होता है चीज़ों का। 11th में लेवल एकदम से चेंज हो जाता है। देख रहे हो आपने, तीनों सब्जेक्ट आपने देखा होगा, लेवल एकदम से कैसा चेंज हो गया बिल्कुल एकदम से, राइट। तो होता क्या है कि जब लेवल चेंज होता है ना तो चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। पर जो चीज़ें आज आपको डिफिकल्ट लग रही है, ये बात ध्यान रखना, और होगा ऐसा, जो चीज़ आज आपको डिफिकल्ट लग रही है, लर्निंग कोई भी लर्निंग होता है, कोई भी लर्निंग का प्रोसेस ही बेसिक यही होता है। ऐसी बात नहीं करें कि सिर्फ अपन क्लासरूम की बात कर रहे हो, कोई भी लर्निंग देख लो आप। इन द सेंस आप मान लो स्विमिंग सीख रहे हो, आप ड्राइविंग सीख रहे हो, कुछ भी सीखो आप लाइफ में। होता है स्टार्टिंग में आपको चीज़ टफ लगती है, पर धीरे-धीरे आप उससे हैबिचुअल होना स्टार्ट होते हो। और फिर धीरे-धीरे एक लेवल ऑफ फ़ैमिलियरिटी जनरेट होती है, चीज़ें अपने आप ईज़ी लगती है। पर कब? जब आप गिव अप ना करो। अब मान लो कोई गिव अप कर देता है, कोई घबरा जाता है, किसी को पानी से डर लगने लगता है, तो वो लाइफ़ लॉन्ग कभी स्विमिंग सीख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने ट्राई ही नहीं करा, वो अपने वो जो क्या बोलते हैं फ़ियर वाला फैक्टर होता है, फ़ियर से उनसे ऊपर गया ही नहीं अपने। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है। जैसे अब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी है। आप किसी 12th क्लास वाले से पूछो, वो बोलेगा इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईज़ी है। अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे आप क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ्स में, एक्स्पोनेंशियल फंक्शंस आएँगे आपके मैथ्स में, लॉगरिथम्स आएँगे आपके मैथ्स में। जब आप वो सब पढ़ लोगे और ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ लोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब चीज़ें तो बहुत ईज़ी थी। तो नई-नई चीज़ें सीखते जाओगे रोज़। हाँ, देखो बिल्कुल, पबजी खेलते टाइम भी ये हुआ था ना, पहली बार जब पबजी खेला था, हमें भी पहली बार पबजी खेला था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया था। कहाँ से शॉट्स फायर हो रहे हैं, कहाँ से शॉट्स फायर हो रहे हैं, क्या करना है, कंट्रोल ही समझ में नहीं आ रहे थे कुछ भी। हमें तो ये समझ आया प्लेन में से जंप करना है, क्यों करना है, किसको फॉलो करना है। फिर देखो कैसे हुआ, धीरे-धीरे आदत पड़ गई पबजी खेलने की, और धीरे-धीरे आप प्रो में चले गए, बिल्कुल प्रो हो गए पबजी खेलने में, राइट? कैसे प्रो हो गए एकदम से? तो बिल्कुल उसी तरह से आप सीखोगे। तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से सीखोगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक दिन एकदम से आप देखोगे, जब आप 3-4 महीने बाद पीछे मुड़कर देखोगे, आपको लगेगा अरे यार! सर ने बिल्कुल सही कहा था, काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो गई है। ठीक है? जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, फर्स्ट टाइम आपने मारियो खेला होगा, कॉन्ट्रा खेला होगा। मारियो कॉन्ट्रा तो क्या खेला होगा आप लोगों ने, है ना? आप तो कंप्यूटर के ज़माने से हो, मतलब जिसमें मोबाइल के ज़माने से हो, तो आप लोगों ने गेम ही अच्छे वाले खेले होंगे स्टार्टिंग से ही, है ना? फीफा और इन सब से तो कम से आपने कुछ खेला ही नहीं होगा, एज ऑफ एम्पायर, फीफा, है ना? जीटीए और इनसे कम तो आपने कोई गेम खेला ही नहीं होगा कभी लाइफ में। पर कोई भी नया गेम खेलते हो तो उसमें भी यही होता है ना, धीरे-धीरे लर्निंग होती है। एक एग्ज़ाम्पल और बताऊँगा इसके बाद में, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, डरा नहीं रहा हूँ, बस एक चीज़ बोल दूँ आप लोगों को, कभी है ना इंजीनियरिंग की, कोई भी इंजीनियरिंग की बुक उठा के देखना फर्स्ट ईयर की, ठीक है? आपका डर खत्म हो जाएगा एकदम से, है ना? आप समझ जाओगे कि इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं। आपका डर एकदम से खत्म हो जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि आगे तो ट्रिपल इंटीग्रल होगा। आगे आप जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे, तब आपको एक साथ ट्रिपल इंटीग्रल मिलेंगे, और जो मज़ा आएगा आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में तब, वो अलग ही लेवल का मज़ा होगा। अभी एक इंटीग्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, देखो सोचो वहाँ पे 3 इंटीग्रेशन एक साथ करने पड़ेंगे जब आपको ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। फिर चक्कर नहीं आया तो मुझे बताना। चलो,
ना डरा नहीं रहे, वीकेंड पे डराएंगे क्या मतलब है बताओ। अभी नए नए बच्चे हो, मासूम बच्चे हो, अभी से डराएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, देखो। चलो हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम करेंगे सॉल्व, बताओ कौन से फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। एक्स को दें फर्स्ट प्रायोरिटी या ई की पावर एक्स को दें, बताओ आप लोग खुद ही बताओ। क्या रूल सीखा हमने, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए। एक्स को दें, क्यों। एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दें हम। रूल में हमने देखा था कि वो एक्स ई की पावर एक्स में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो वैसे भी सबसे लास्ट में आना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो कितना सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। जरा बताओ मुझे, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल कितना होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल तो ई की पावर एक्स ही होता है, याद है। उसका इंटीग्रेशन वही होता है, याद करो। माइनस, क्या करना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, और जो आएगा दोनों का प्रोडक्ट उसको एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो। पर ई की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है ना, फॉर्मूले की लिस्ट हमारी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ले देखे, बात बड़ी सिंपल सी है, घबराना तो कहीं है ही नहीं। जो डर गया वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता है। क्या पता है आगे इंजीनियरिंग कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इतनी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएगी लाइफ में। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ये अलग चीज है। सब्स्टिट्यूशन अलग है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अलग है। देखो क्या होता है, इसमें भी प्रायोरिटी होती है कि हम पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, पता कभी नहीं चलता। ये एक मान के चलो कि ब्लाइंड शॉट होता है। हम पहले ट्राई करते हैं कि वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाए। अगर हो जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको इससे करना पड़ता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप कोई बुक उठा के देखना ट्वेल्थ की, आपको समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारे तरह के इंटीग्रल मौजूद है मैथ्स में। आपको ट्राई, हिट एंड ट्राई से ही पता चलेगा कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा। पहला नहीं लगेगा तो दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लगेगा तीसरा लगाओ, ऐसे ही पता चलता है इसमें। ठीक है, चलो इसको अपन अब यहाँ पर रोकते हैं, ज़्यादा डरा नहीं रहे अब आपको बस। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को फेयरवेल देंगे। इस टॉपिक को हमने यहाँ पर फेयरवेल दिया है, आगे ये आता ही रहेगा। आगे वापस आप इससे मिलने वाले हो। कब हर एक टॉपिक के अंदर इंटीग्रेशन यूज होता है वो आपको दिखेगा फिजिक्स में, तो आप इससे वापस मिलने वाले हो। अभी हमने बेसिक प्रोसेस आपको सिखा दिया है, डेली रिवाइज करते रहना है, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती रहेगी। अब फाइनली लास्ट मैथमेटिकल टूल, जो मान के चलो मैथ्स और फिजिक्स के बीच का ही टॉपिक समझ लो आप इसको। लास्ट मैथमेटिकल टूल वेक्टर्स। मैंने आपको बताया ना, आपके ट्वेल्थ के मैथ्स में, ट्वेल्थ के मैथ्स का सिलेबस देख लो क्या है। ट्वेल्थ मैथ्स का सिलेबस ये है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड थ्री डी ज्योमेट्री। 40% ये, 40% ये, 10% ये, 10% ये, रफली मान लो, रफ बता रहा हूँ मैं ना, रफ एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि इतना आपको पढ़ना है। तो इसमें से ये सारी चीज़ें जो थी वो लगभग लगभग आपकी अभी से कवर अप होती हुई दिख रही है आपको, बेसिक बेसिक लेवल पर जितना भी जरूरत है। ठीक है। आओ, तो अब हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है वेक्टर्स। येलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना वैसे इस पे, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही बैठता है। नए पेज पर नई हेडिंग डाल लो, वेक्टर्स।
कल करें ऐसा? नहीं, 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 नहीं। करेंगे तो आज ही, होगा तो आज ही। देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप से क्लासिफ़ाई करेंगे। आप सोचो सर, थोड़े समय पहले तो हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वैसे क्लासिफ़ाई किया था, अम, जैसे आपको याद है फंडामेंटल और डिराइव्ड, वो क्लासिफ़िकेशन एक अलग टाइप का क्लासिफ़िकेशन था। अब आज हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के टर्म्स में, आज हम लोग क्या करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अभी लिखवा देंगे हम, पहले समझ लो। स्टार्टिंग तो करें टॉपिक की, फिर हम नोट करवा देंगे। आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के टर्म्स में क्लासिफ़ाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के टर्म्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें जितनी भी मिलेगी फिज़िक्स में, वो 2 टाइप की होती है। दे आर आइदर स्केलर क्वांटिटीज़ और दे आर वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिनके पास वैल्यू होती है पर डायरेक्शन नहीं होती, या डायरेक्शन अगर हो भी तो उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मैं आपको आगे सिखाऊँगा वो। थोड़ा समय बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अभी आप याद रखो, स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ़ वैल्यू होती है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई आपसे पूछता है आपका मास कितना है, तो आप क्या बोलते हो? 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी, 100 केजी। तो आप डायरेक्शन बोलते हो क्या? नहीं, हमारा मास ईस्ट डायरेक्शन में 20 है, वेस्ट डायरेक्शन में 40 केजी है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 केजी है। कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हो। कोई हमसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछता है तो हम डायरेक्टली एक नंबर बताते हैं, पर क्या हम डायरेक्शन बताते हैं क्या कि एक्स डायरेक्शन में सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, वाई में इतना है? नहीं बता सकते। मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इनमें। उनको हम बोलते हैं स्केलर। और जब भी इनको ऐड करते हैं तो इनको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। कहने का मतलब देखो क्या होता है, अलजेब्रिकली ऐड करने का मतलब होता है, सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक 4 केजी का है और एक 3 केजी का है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं 4 केजी को नीचे रख दूँ और 3 केजी को ऊपर रखूँ, बताओ सिस्टम का टोटल मास कितना है? सिस्टम का टोटल मास कितना आ रहा है? 7 आ रहा है? मतलब ऐड करा आपने? कैसे ऐड करा? अलजेब्रिकली? अच्छा मुझे बताओ, ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ मैं? ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब नीचे 3 केजी रख दूँ, ऊपर 4 रख दूँ। अब बताओ कितना आएगा सम? अब रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट इज़ स्टिल स्टिल 7। चलो, मतलब अब एक काम करो, 4 केजी को यहाँ रखो और उसके आगे 3 केजी रख दो। अब बताओ टोटल रिजल्टेंट कितना आ रहा है मास का? रिजल्टेंट मास अभी भी 7 ही आ रहा है। मतलब ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ओरिएंटेशन मतलब 4 केजी के आगे रखो, चाहे पीछे रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे नीचे रखो, कहीं भी रखो। ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन एक तरह से, कोई मतलब नहीं है उसका। इसको बोलते हैं हम फिज़िक्स में स्केलर। दूसरी तरफ देखो क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है फिज़िक्स में जिनके पास न सिर्फ वैल्यू होती है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने किसी ब्लॉक पे फ़ोर्स लगाया, आपने किसी ब्लॉक पे फ़ोर्स लगाया तो वो इनकम्प्लीट है। किसी ने आपसे पूछा आपने ब्लॉक पे कितना फ़ोर्स लगाया? आप बोलोगे 50 न्यूटन लगाया, तो वो पूछेगा अरे भई 50 न्यूटन लगाया तो कहाँ लगाया? 50 न्यूटन के फ़ोर्स आगे लगाया कि पीछे लगाया, कि 50 न्यूटन के फ़ोर्स से उसको ऊपर खींचा, कि 50 न्यूटन का फ़ोर्स किसी एंगल पे लगाया? मतलब डायरेक्शन भी तो आपको बतानी पड़ेगी ना, फ़ोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में लगाया? डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब डायरेक्शन का रेलेवेंस है। कुछ क्वांटिटीज़ में है, कुछ क्वांटिटीज़ में नहीं है। जिनमें है वो वेक्टर्स हो जाएँगी आगे जाकर, जिनमें नहीं है वो स्केलर होगी। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ देखो, मान लो मेरे पास 2 फ़ोर्स थे। कितने फ़ोर्स थे? 2 फ़ोर्स। मान लो पहले वाले की वैल्यू है 4, दूसरे वाले की वैल्यू है 3। मान लो मैं दोनों फ़ोर्स एक ही ब्लॉक पे लगाता हूँ, पर मैंने दोनों को आगे लगा दिया। बताओ रिज़ल्टेंट कितना आएगा? रिज़ल्टेंट कितना आ रहा है? 7। पर मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों फ़ोर्स को मैंने एक को आगे लगाया, एक को पीछे लगाया। अब बताओ क्या रिज़ल्टेंट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा अब? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कहा आंसर है 1 न्यूटन। आपने कहा आंसर है 1 न्यूटन, पर जब आप मास को ऐड कर रहे थे तब तो आपने ओरिएंटेशन नहीं देखा। तो फ़ोर्स में आप डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? फ़ोर्स में आप डायरेक्शन क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगी। मास में तो ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता। 4 के आगे 3 रखो, पीछे 3 रखो,
साथ में 3 रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। पर मास की बात कर रहे थे, मास के आगे 4 रखो, 4 के आगे 3 रखो, पीछे रखो 3, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता। पर इन दोनों फ़ोर्स का रिज़ल्टेंट इस बात पे भी डिपेंड करेगा, इन दोनों फ़ोर्स का रिज़ल्टेंट इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो फ़ोर्स किस डायरेक्शन में है, तो उनका रिज़ल्टेंट अलग-अलग आ सकता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, अभी थोड़ा 5-10% समझ में आ रहा है कुछ? कि ये वेक्टर का मीनिंग क्या है, स्केलर का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्यों आया फिज़िक्स में ये? आगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़नी है हमें। जैसे एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर है, फ़ोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होती है। चार्ज स्केलर है, पॉज़िटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पर डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। चार्ज के पास वैल्यू हो सकती है, वैल्यू पॉज़िटिव, नेगेटिव होने को तो हो सकती है। वैल्यू पॉज़िटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पर डायरेक्शन थोड़ी ना होती है उसके पास। जैसे वाल आपने बोला 5 कूलम्ब का चार्ज है, तो आप डायरेक्शन थोड़ी ना बताओगे उसके साथ। आप तो बोलेंगे 5 कूलम्ब का चार्ज है सिर्फ़, ठीक है? या -3 कूलम्ब का चार्ज है। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा स्केलर और वेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट? अब आगे सुनो। आगे यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोटिस करा, मैंने धीरे से यहाँ पे एक पॉइंट चिपका दिया, जो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिनके पास डायरेक्शन भी हो, पर साथ ही साथ ये ट्रायंगल लॉ को भी फ़ॉलो करे। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है? और अगर कोई ट्रायंगल लॉ को फ़ॉलो नहीं करता है, पर अगर डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी तो आप बस ये समझ लो कि 3 चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको किसी को वेक्टर बोलना है, अगर आपको इसको वेक्टर बोलना है, सपोज़ आपने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को देखा, सपोज़ आपने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को देखा, लेट्स से आपने देखा, आपके सामने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी रखी हमने। मान लो आपके सामने हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी रख दी। ये देखो, इस कंटेनर के अंदर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी रख दी, लेट अस से हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। तो आप उस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को देखो, फ़िज़िकल क्वांटिटी को ध्यान से देखो और चेक करो। चेकलिस्ट होती है ना? चेकलिस्ट समझ में आता है? चेकलिस्ट देखो आप। सबसे पहले, अरे यार! इतना अच्छा कलर था, चला गया। वो कलर ज़्यादा अच्छा था ना अपना पुराना। सबसे पहले आप ये देखो, चेकलिस्ट में उसके पास वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है। दूसरा, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, और इतना ही सफिशिएंट नहीं है। तीसरा, उसके पास क्या होना चाहिए, उसको क्या फ़ॉलो करना चाहिए बताओ? ट्रायंगल लॉ, जो हम आगे बताएँगे। अगर ट्रायंगल लॉ को फ़ॉलो नहीं करता है, पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बाद, तब भी वो स्केलर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन, कुछ केसेज़ में होता है कि डायरेक्शन होती है, फिर भी वो स्केलर हो जाता है। वो हम आगे बताएँगे। अभी आपको याद रखना है, ये तीनों चीज़ें एक साथ टिक होनी चाहिए, ठीक है? अभी पहले इतना लिख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। अच्छा, वर्क वेक्टर है? क्या बात कर रहे हो? कब से हो गया वर्क वेक्टर? हमने तो पढ़ा था कि वर्क स्केलर होता है, अब आप बोल रहे हो वर्क वेक्टर होता है, अच्छा। ये तो हमें आज नई इन्फॉर्मेशन पता चली। हम लिख रहे हैं सब एक कॉपी में, अलग से कॉपी में हम ये जितनी भी आप चीज़ें बताते हो ना रोज़-रोज़, वो हम लिख रहे हैं। फिर बाद में जब हम टीचरों से मिलेंगे ना, हमारे बाकी फ्रेंड टीचरों से, उनको बताएँगे, देखो, आपकी बैच की तारीफ़ करेंगे हम। अच्छा, आप कभी वर्क वर्क डिफाइन करते हो कि किसी ने आपसे पूछा कि कितना काम किया, तो आप बोलते हो आज बहुत ज़्यादा काम किया, है ना? नॉर्थ डायरेक्शन में 50 जूल का काम करा, ईस्ट डायरेक्शन में फिर हम गए, ईस्ट डायरेक्शन में 20 जूल का काम करा। फिर नीचे जाके हमने 100 जूल का काम और करा हमने, नीचे आके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 जूल का काम और करा, और लेफ्ट में जाके 200 जूल का काम और करा। इसलिए आज हम लोगों ने बहुत काम करा है ना? ऐसे बोलते हो ना सब, डायरेक्शन देते हो ना वर्क को। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? अगर नहीं पूछोगे तो बताएँगे, पूछोगे तो नहीं बताएँगे। अरे भई, बता रहे हैं, ज़रा शांति तो रखो। फिर
पहले स्टार्ट तो कर लो टॉपिक को, स्केलर वेक्टर समझ तो लो, बेसिक मीनिंग, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, सारे लॉ बताएंगे आपको। ना आप कहीं भाग के जा रहे हो, ना हम कहीं भाग के जा रहे हैं। ठीक है। हम स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं, 60 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे। 60 सेकेंड्स में मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे लिखने के लिए पूरा, है ना। 60 सेकेंड्स के बाद हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अभी अपन समझते हैं पहले ट्रायंगल लॉ क्या होता है। अब आपको सिखाएंगे हम ट्रायंगल लॉ क्या होता है। इसको सीखने के लिए आप मुझे पहले एक छोटा सा डाउट बताओ। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे उसका आंसर देना है। डिस्प्लेसमेंट सबको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब, चलो बहुत बढ़िया, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे उसको काइनेमेटिक्स में, बट सबको आइडिया है डिस्प्लेसमेंट का, राइट। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये यहाँ पर आप हो, वैसे तो ट्री ग्रीन कलर का होता है ना, तो ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है। चलो ये आप हो पॉइंट ए पर, यहाँ पर हो, और ये आपकी एक फ्रेंड है। ठीक है। चलो पहले आप जाते हो आपके फ्रेंड की तरफ, ए से बी। ए से कहाँ जाते हो? ए से जाते हो आप बी। मान लो आप यहाँ से सीधे गए। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर का। ये 4 का था डिस्प्लेसमेंट। ट्री ज़्यादा दूर हो गया ना, ट्री को पास ले आते हैं थोड़ा। अब इसके बाद आप क्या करते हो, बी पे जाने के बाद जाते हो बी से सी तक। मान लो ये कुछ और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 3 मीटर हुआ। तो अब आप आ गए सी पर। तो पहला डिस्प्लेसमेंट है आपका ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मुझे बताओ ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी कितना है? 3 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी बताओ, मतलब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल। तो जल्दी से मुझे बता दो मैसेज करके, ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शाबाश।
गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड। सिर्फ़ 4-5 लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को, बाकी पूरी जनता जो है वो 5 मीटर बोल रही है। कुछ लोगों ने तो 7 मीटर भी बोल दिया। कुछ लोग तो थे जो 7 मीटर भी बोल रहे हैं, बाकी कुछ लोग हैं, 10% जनता है, जिसे समझ में आ रहा है कि अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको एंगल नहीं पता हो। पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं 5 मीटर, उन्हें मैं थोड़ा-सा 9th-10th याद दिला दूँ, और 7 मीटर वालों को भी 9th-10th याद दिला दूँ। 4 और 3 में ये थर्ड साइड है ट्रायंगल की। ये है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको याद है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब एसी जो है वो 7 मीटर से तो कम होगा, 7 मीटर तो नहीं होगा, 7 मीटर से कम होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? 7 मीटर से कम क्यों होगा? 7 मीटर पता है कब होता है? जब आपका 4 मीटर आगे जाने के बाद 3 मीटर आगे जाते, तो टोटल 7 मीटर आता, बिल्कुल आता। कन्फर्म आता 7 मीटर आगे। पर अब इमेजिन करो, अगर ये 7 मीटर है, तो अब आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर आप थोड़ा एंगल बढ़ा दोगे, ये 4 ये 3, तो अब ये लग नहीं रहा है कि 7 से थोड़ा कम हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा बताओ? और जो लोग 5 बोल रहे हैं, पता है 5 कब होगा? 5 जब होगा जब ये 3 इधर हो, तब जाके ये 5 होता है। तो क्या यहाँ पे भी 3 होने पर ये 5 हो जाएगा क्या? आप खुद सोच के बताओ। आंसर देने से पहले आप लोग खुद एक बार 1 मिनट के लिए सोचा करो आंसर देने से पहले। क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि ये भी 5 होगा? नहीं बोल सकता है ना? मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, 90 डिग्री होता तो 5 होता। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन में होते, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में होते, चलो 0 डिग्री बोल दो उसको आप। स्ट्रेट लाइन में होते तो क्या होता? 7 होता। अभी पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, पूरी तरह से 90 डिग्री पे भी नहीं है, इसका मतलब इस बार तो मेरा आंसर 5 से 7 के बीच में है। 5 से 7 के बीच में है इस बार, इस डायग्राम के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? कि एंगल के बिना मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता। पर इसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। इसी को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं कि भई डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, 3 और 4 को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, बोलो, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जब आपको 3 वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो 3 वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे बताओ? नहीं सॉरी, 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो, 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे? 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर जो उनका रिजल्टेंट होता है, इट इज़ इक्वल टू द लेंथ। वो हम फाइंड करेंगे आगे जाकर, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आगे बताएँगे पैरेललोग्राम लॉ में। अभी आप टेक्निकली समझो, इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी, उससे आपको पता चलेगा। अब पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज़ जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज़ मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज़ मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप पहले गए 4 मीटर यहाँ पर। 4 मीटर जाने के बाद मैंने आपसे कहा कि आप गए 30 डिग्री पर 3 मीटर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर ऐसे 3 मीटर और गए। अब आपके पास पता है, एक अभी तो हाल-फिलहाल एक ही अप्रोच है। आप क्या करोगे? ग्राफ पेपर लोगे, या फिर आप सिंपल पेन पेपर लोगे और उसमें आप पहले 4 मीटर ड्रॉ करोगे। पहला वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर 30 डिग्री पर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद पता है क्या करोगे? इस ट्रायंगल की साइड्स को कंप्लीट करोगे। देखो थर्ड साइड कैसे कंप्लीट करोगे बताओ? ए से बी, बी से सी, फिर थर्ड साइड कंप्लीट करोगे। और इसको फिर आप मेज़र करोगे। कैसे मेज़र करोगे? आप ए से सी के बीच में स्केल लगाओगे और डिस्टेंस देखोगे वो कितना आ रहा है, और वो होगा इसका एडिशन। और ये लेंथ आपको मेज़र करनी पड़ेगी। ये मेज़र करोगे, ये है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ट्रायंगल में फिट करके ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा बन रहा है उसके हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐड करने का मतलब क्या होता था पता है? 4 + 3 7 ना, 4 + 3 7 नहीं करना है। उसको इत्मीनान से ट्रायंगल जो दिया गया है वैसा ट्रायंगल बनाकर थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बात समझ में आ रही है कुछ? अब और ध्यान से सुनो। इसको अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूँ, तो स्टेटमेंट में देखो मैं क्या लिखूँगा? स्टेटमेंट में लिखूँगा, इट इज़ इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोज़िट ऑर्डर। अपोज़िट ऑर्डर का मतलब समझ में आता है? देखो, ए से बी, बी से सी, सी से ए। सी से ए नहीं लेना है। ए से बी से सी का रिजल्टेंट होगा ए से सी। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोज़िट ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है ए से बी से सी से ए। क्लोज़ ऑर्डर हुआ। वैसा ऑर्डर नहीं चाहिए हमें, ऑर्डर मतलब
सीक्वेंस क्या चाहिए, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ए से बी, बी से सी से ए नहीं, फिर ए से सी चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब वापस आओ यहाँ पर, पढ़ो क्या लिखा है। ट्रायंगल लॉ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हुआ उसके पास, वैल्यू भी हो गई, डायरेक्शन भी हो गई, पर बेचारा ट्रायंगल लॉ ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको वेक्टर नहीं बोलोगे, आप उसे स्केलर बोलोगे। वैसे क्या होता है, 3 क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तीसरी क्वांटिटी भी होती है। अब आप सोच रहे हो सर अगर तीसरी क्वांटिटी होती है तो हमें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। टेंसर अलजेब्रा एक बहुत एडवांस अलजेब्रा होता है, जो आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहले टेंसेस पढ़ोगे और उसके बाद फिजिक्स आगे पढ़ोगे। जैसे अभी आप देखो, 11th का फिजिक्स पढ़ने से पहले 10th तक आपने स्केलर वेक्टर ज़्यादा यूज़ नहीं करा, 11th में आप पढ़ने से पहले वेक्टर पढ़ रहे हो, फिर आप फिजिक्स पढ़ोगे क्योंकि यूज़ करेंगे। इंजीनियरिंग में पहले आप टेंसर अलजेब्रा पढ़ोगे और फिर उसका यूज़ करोगे इंजीनियरिंग में। तो इसका अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन आने वाले 2 साल तक नहीं देंगे। आगे बात समझ में? चलो, तो ये देखो 3 कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। बताओ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ। ठीक है? जैसे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना अपन लोगों की, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है बताओ? घर, गाड़ी और इंटरनेट। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अपनी, है ना? घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। वैसे ही वेक्टर के लिए उसके लाइफ में खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना-वाना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लाइफ में। खाना ना हो तो चल जाएगा, इंटरनेट नहीं हो तो नहीं चलता आजकल। आप तो सिंपल सी बात याद रखो, सिंपल सी बात याद रखो, वेक्टर की लाइफ में 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। 3 बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं बताओ? 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एप्पल का आईफ़ोन नहीं है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरी बेसिक नेसेसिटी क्या है? वेक्टर क्या करेगा आईफ़ोन का? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ है जो वेक्टर की लाइफ में पूरी होनी चाहिए। ठीक है? चलो, अभी एक काम करो, आगे और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है। धीरे-धीरे अपन सारी चीज़ों को देखेंगे, चिंता नहीं करना है। एक दिन में पूरा वेक्टर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। रोज़ थोड़ी-थोड़ी चीज़ बताएँगे आपको, सारी चीज़ें पता चलती रहेगी, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी 1 मिनट और। अभी यहाँ पर देखो, करंट के बारे में देखो। अगर मान लो एक वायर में 4 एम्पीयर है, डायरेक्शन दिख रही है? ये डायरेक्शन है तो सही, करंट की डायरेक्शन चेंज भी तो कर सकता था मैं, वायर में करंट पीछे भी तो जा सकता था। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट के पास डायरेक्शन तो है। एक है 4 एम्पीयर, दूसरा है 3 एम्पीयर, पर डायरेक्शन चेंज भी कर दो। जैसे मान लो इस वायर को इधर ले जाओ इस वायर को इधर। यहाँ से हटा देता हूँ, देखो इस वायर को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये हट गया वायर। डायरेक्शन को मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया। पहले के कंपैरिज़न में डायरेक्शन में चेंज आ गया। फिर भी रिज़ल्टेंट कितना आएगा? 7 एम्पीयर ही आएगा। मतलब इसको ट्रायंगल लॉ से कोई मतलब नहीं है। इसको ट्रायंगल लॉ से कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब वैल्यू और डायरेक्शन होने के बाद भी ये एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। स्कैनर नहीं है वो, स्कैनर क्वांटिटी नहीं होती कुछ, स्केलर है वो। स्केलर की स्पेलिंग देखो, स्कैनर नहीं है वो, स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी देखो मैंने वही बताया है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब 4+3 डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है? डिस्टेंस तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे आप मान लो ए से बी गए 18 मीटर, ऐसे घूम के गए, फिर बी से सी गए, तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डिस्प्लेसमेंट में ट्रायंगल बनाए बिना हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अभी पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है तो वो वेक्टर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी एक काम करो, आप पुराना सब भूल जाओ, वैसे भी पुराना तो सब भूल ही चुके हो आप लोग, सब 10th का तो पढ़ाया हुआ। तो पुराना सब भूल जाओ, ये आपकी नई इसकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे प्रोडक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। अलग अलग तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, तो कुछ वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है, कुछ का वेक्टर होता है। अभी चिंता मत करो, अभी आगे जम करने का कोई मतलब नहीं है ना। अभी आगे जम करने का कोई मतलब नहीं, आपको कुछ क्लियर नहीं होगा उससे। अभी जो हम बताते जा रहे हैं ना, बस उस पर फोकस करो। जितने भी डाउट्स हैं आपके वेक्टर से रिलेटेड, वो आप 2 दिन बाद पूछना, 3 दिन बाद पूछना, जब 3 क्लास हो जाएगी वेक्टर की, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक आपको एकदम से, अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट ग्रैस्प करना है, थोड़े थोड़े रोज नए नए कंसेप्ट ग्रैस्प करना है वेक्टर से रिलेटेड। 3 दिन बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऊपर का नहीं लिखा? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो। कुछ डेफिनेशंस बतानी है मुझे आज। अरे भाई, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 41 मीटर होगा ना, देखो। आप पहले ए से बी आए, फिर बी से सी आए, तो ये डिस्टेंस मैंने लिखा है कि इतना था। तो टोटल डिस्टेंस तो हमेशा ऐड हो रहा है डायरेक्टली, ऐसा बताना चाह रहा हूँ मैं, वो हमेशा ऐड हो रहा है। उसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्शन वायरेक्शन का रूल। पर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, वो मैं अभी आंसर नहीं बता सकता जब तक मुझे एंगल सही से नहीं पता हो। बस ये पता है कि थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है, पर इसकी लेंथ निकालने के लिए मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। आज हम छोटे छोटे 4-5 बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला टर्म होता है, सबसे पहला बेसिक टर्म, कि वेक्टर का नोटेशन क्या होता है। जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वेक्टर, जैसे मास स्केलर है, जैसे फोर्स वेक्टर है, जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर है, जैसे डेंसिटी स्केलर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो उसको अपन ने लिखा ए बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है। अब वो डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, वेक्टर है कि स्केलर है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चलेगा स्केलर है वेक्टर है? अगर वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उसके ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे ताकि लोगों को देखकर पता चल जाए। उसके ऊपर एक ऐसे टोपी पहना देंगे, इस तरह से, तो पता चल जाएगा कि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज की बात। अरे यहाँ कहाँ लगा दी हमने टोपी, गलत से, गलती से लगा दी, है ना। ऐसा लग रहा है अब आप लोगों के साथ रह रहे कि हम भी फिजिक्स भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, है ना। ये 4 जगहों पर वेक्टर लगेगा और इन 2 जगहों पर वेक्टर नहीं लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ देखो, हमने क्या बताया था, करंट टेंसर क्वांटिटी बिल्कुल होगी, पर आपको आपके सिलेबस के लिए उसको स्केलर मानना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में अभी टेंसर अलजेब्रा नहीं है, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करो। वैसे आपको पता है एरिया क्या होता है? स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? अब बताओ, एरिया क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? एरिया आपने पढ़ा है स्केलर होता है, 12th में हम पढ़ाएंगे वेक्टर होता है, रियलिटी में वो टेंसर होता है। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं, उस नॉलेज पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें साइडलाइन कर दो। टेंसर अलजेब्रा हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप टेंसर लिख कर आओगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस जेई का जो मेंशन्ड है उसमें आपको क्वांटिटी को या तो स्केलर ही मानना है या वेक्टर मानना है। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट को आपको स्केलर मानना है, ठीक है। एक्चुअल में वो कुछ और है, वो टेंसर क्वांटिटी है, पर आप उसको स्केलर बोलोगे, राइट। हाँ, तो हम बता रहे थे वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन आपको बताओ क्या करना है, अभी रुक जाओ ना, लिखने से पहले समझ तो लो। इतनी जल्दी क्या मची हुई लिखने की, लिखवा देंगे ना, रुको तो सही जरा।
वेक्टर नोटेशन में क्या करना है बताओ? कोई भी क्वांटिटी को जब देखोगे कि वो वेक्टर है, तब उसके ऊपर क्या लगा दोगे? एक वेक्टर का साइन लगा दोगे। बात समझ में आई? वर्क डन के ऊपर लगाएंगे क्या? बताओ, वर्क डन के ऊपर लगा दूं क्या मैं? चलेगा? अच्छा लगेगा? बताओ आप लोगों को ऐसा करूंगा तो। लगा दूं? अच्छा है ना? नहीं अच्छा लगेगा ना? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वर्क डन स्केलर है। टेम्परेचर के ऊपर लगा दूं? चलेगा? टेम्परेचर के ऊपर लगा दें? नहीं लगाए? चलो ठीक है, नहीं लगाते फिर। हटा दो इसके ऊपर से भी, स्केलर है। अच्छा मुझे बताओ, मोमेंटम के ऊपर लगाएं कि नहीं लगाएं? आप बोलोगे तो लगाएंगे, आप बोलोगे नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। मोमेंटम के ऊपर? हाँ लगाना पड़ेगा इस बार। मोमेंटम किस डायरेक्शन में है वो भी तो मैटर करता है। मोमेंटम के पास डायरेक्शन है तो वेक्टर लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं वेक्टर नोटेशन। जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर देखोगे तो उसके ऊपर लगा देना साइन। जैसे ये फोर्स है 10 न्यूटन का, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो आप क्या करोगे? फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर से। मोमेंटम का ट्रायंगल और सबका एक ही होता है, चाहे वो अब फोर्स हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी वेक्टर हो, सबका ट्रायंगल लॉ से ही ऐड किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ाएंगे। वर्क डन में डायरेक्शन होती है तो आप डायरेक्शन लगा दो, हम कैसे बताएं अब इससे ज़्यादा? हमने तो बोल दिया वर्क डन में डायरेक्शन नहीं होती है, अब हम क्या बताएं आपको? आप मानना ही तैयार नहीं हो, तो आप लगा दो वही डायरेक्शन। हम कैसे रोक दें आपको डायरेक्शन लगाने से? देखो क्या होता है, आपको बार बार हम वही तो स्टोरी समझा रहे हैं ना। देखो ये टॉपिक है यहाँ तक पूरा लंबा, ठीक है? जितना आपका नॉलेज अभी स्टार्ट हुआ उससे लंबा टॉपिक है ये। और अभी बहुत सारी चीजें हम बताएंगे इसमें आपको। और क्या होता है आगे जाकर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स आते हैं जिसमें आपको वर्क डन के बारे में बताऊंगा कि वर्क डन डिस्पाइट फोर्स के पास डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, पर ये डॉट प्रोडक्ट में ये रिजल्ट स्केलर आता है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब आप बार बार परेशान करोगे तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? रोज रोज गुस्सा तो कर नहीं सकते, है ना? आप लोगों ने तो ठान ही रखा है रोज रोज परेशान करने का, पर हम रोज रोज तो गुस्सा भी नहीं कर सकते ना। हमें खुद ही बुरा लगता है, फिर क्या बोले हम रोज रोज? हम लॉजिकल फ्रंट पे कितनी बात करें? रोज लॉजिकल फ्रंट पे बात करते हैं और रोज ले लेकर बात में ही चली जाती है अपनी। तो हम कितना बोले रोज? इसलिए हमने आप लोगों पे गुस्सा करना ही बंद कर दिया। हमने आज सोच के आए थे हम क्लास में कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों पे गुस्सा नहीं करना है। पर आप लोग पूरी कोशिश करते हो, पूरी कोशिश करते हो। आप लोगों ने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज पूरी कोशिश करते हो कि कुछ भी करें और कुछ इलॉजिकल बातें बोल बोल के सर का दिमाग खराब कर दें, है ना? पूरी कोशिश करते हो रोज, है ना? पूरे। हाँ लिखो ना, मैं लिखने का ही टाइम दे रहा हूँ, इतनी ऐसे बातें थोड़ा ना सुननी है मेरी। अभी लिखो ना इसको। पहली डेफिनेशन है वेक्टर नोटेशन, लिखो। ये है ना, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं अपने को, बहुत सारी डेफिनेशंस आएगी जैसे आप लोग स्कूल में बचपन में करते ना। ये एक डेफिनेशन, फिर ये दूसरी डेफिनेशन, फिर ये तीसरी डेफिनेशन, वैसे करना है अपने को। बहुत सारी डेफिनेशन बताऊंगा, एक एक स्लाइड में एक एक डेफिनेशन आएगी। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, रोज आप लोग है ना पूरा मूड बना के आते हो कि आज तो है ना ऐसे उल्टे सीधे बेमतलब के सवाल पूछेंगे कि सर को गुस्सा आ जाए। पर अब क्या है कि मैं भी वो क्या बोलते हैं, चिल हो चुका हूँ, है ना? मुझे पता है कि है ना आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे इस क्लास में मजे ही आने वाले हैं, कुछ उल्टे सीधे सवाल आएंगे, कुछ उल्टे सीधे कंसेप्ट बताएंगे लोग, है ना? तो मैं अब हैबिचुअल हो चुका हूँ, मतलब मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अब रोज रोज कितना गुस्सा करें बताओ? अब किसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्कडन स्केलर है तो वो पीछे पड़ रहे हैं लोग मेरे कि नहीं नहीं सर हम तो वर्कडन को वेक्टर मानेंगे। तो मैं क्या करूँ? मान लो वेक्टर मानना है, वेक्टर मान लो। आप लोग की क्लास लेने के बाद मुझे कोई अलग से स्टैंड अप कॉमेडी वाला वीडियो देखने की जरूरत ही, कोई कॉमेडी का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अलग से, है ना? वैसे ही वो डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट आपकी क्लास में मेरा हो ही जाता है।
हाँ, कहीं आगे बढ़ें कि किसी को कुछ और उल्टे-सीधे सवाल पूछने हैं? पूछ लो अभी, मौका है ना? मन की बात मन में ही नहीं रह जाए, कोई और उल्टा-सीधा कोई थर्ड ग्रेड क्वेश्चन याद आ रहा हो, तो बता दो जल्दी से। ए रिप्रेज़ेंट क्या करता है? ए क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ए कहाँ लिखा है भई हमने? अरे मैंने बताया ए कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर वो लगाओगे एरो, ऐसा बोल रहा हूँ। ए अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगाओगे ऐसा। अब वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, अगर वो वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगाओगे। हटाओ यार इस एग्ज़ाम्पल को भूल जाओ। ये लो, है ही नहीं है। आप तो मान के चलो ए कुछ था ही नहीं। ये कर दो सो गायब, छूमंतर, गायब हो जा सिम-सिम लो, गायब हो गया, मैजिक। ठीक है? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अगली बार से क्या करेंगे, जहाँ कोई डाउट आए ना, वो कांसेप्ट ही उड़ा देंगे। तो वो जैसे ही डाउट आया वो स्लाइड में, वो स्लाइड ही उड़ा देंगे पूरी। ना रहेगी स्लाइड, ना आएगा उस स्लाइड में डाउट। क्लियर है अब? चलो एक काम करो और भी मुझे डेफिनेशन तो खत्म नहीं होगी इसकी, क्योंकि एक के बाद एक लाइन से डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन चालू होनी है बहुत सारी, है ना? आगे बहुत कुछ स्टोरियाँ समझ में आने वाली है अपने को, समझाएँगे हम लॉजिकली, और ट्रायंगल लॉ फिर से देखेंगे हम एक बार। पूरा होने के बाद ट्रायंगल लॉ फिर से पढ़ेंगे। जब हमें देखो फिर से ट्रायंगल लॉ क्यों पढ़ेंगे हम, जब हमें नॉलेज हो जाएगा वेक्टर का थोड़ा और वेक्टर का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रायंगल लॉ फिर से लेकर आएँगे। ट्रायंगल लॉ पार्ट 2, ठीक है? थोड़ा रिमिक्स-विमिक्स करके उसका ट्रायंगल लॉ का पार्ट 2 भी लेकर आएँगे आपके सामने। वो आपको बाद में बताएँगे, अभी नहीं बताएँगे, ठीक है? वापस से हम ट्रायंगल लॉ पढ़ाएँगे आपको फिर से, ग्राफिकल अप्रोच, पैरेललोग्राम लॉ, सारे लॉ पढ़ाएँगे, ठीक है? दुनिया भर के लॉ पढ़ाएँगे आपको हम। उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है? चलो, एक काम करते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या है? और आप लोग के वो गूगल ड्राइव पे मैं ना 1 आध दिन में सॉल्यूशन पोस्ट कर दूँगा पुराने, देख लूँगा मेरे पास सॉल्यूशन अगर अवेलेबल होंगे, तो मैं वो पोस्ट कर दूँगा सॉल्यूशन आप लोगों के गूगल ड्राइव में किसके अपने मॉड्यूल में अभी तक जो बिगिनर वॉक्स हो चुके हैं वहाँ तक के, ठीक है? दूसरा, पहला तो ये हो गया आपके लिए कि आप वहाँ तक बिगिनर वॉक्स कंप्लीट कर लो। बिगिनर वॉक्स कंप्लीट करने के बाद 5 तक है ना, बिगिनर वॉक्स 5 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। और इनफैक्ट इंटीग्रेशन वगैरह वाला भी कर ही लो, अब इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, वो भी कर लो पूरा। ठीक है? वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद दूसरा आपका होमवर्क है एचसीवी से और मॉड्यूल से, वीकेंड पूरा है आपके पास, एचसीवी और मॉड्यूल दोनों से आपको वेक्टर्स पढ़ना है। पहले एचसीवी से पढ़ना है, फिर मॉड्यूल से पढ़ना है। एचसीवी से पढ़ो, फिर मॉड्यूल से पढ़ो, दोनों से आपको वेक्टर्स पढ़ना है। इतना आपका वीकेंड का होमवर्क है। और अगर कुछ और होमवर्क होगा, तो अगर कुछ राशन आता है मान लो, अभी क्या है वो शिपमेंट रुका हुआ है, किसी कारण से वो शिपमेंट रुक गया है फिज़िक्स का। जैसे ही वो राशन आता है, तो जैसे ही वो राशन आता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही राशन दूँगा, ठीक है? तो राशन की चिंता मत करना कि सर हमें राशन नहीं मिला, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? तीसरा, टेस्ट के लिए सिलेबस आप लोगों के इसमें अपलोड हो चुका है। आप लोग रेगुलर बेस पे ग्रुप चेक करा करो, उसमें सिलेबस अपलोड हो चुका है कि सिलेबस कहाँ तक है, वेक्टर्स के बिगिनर बॉक्स 7 या 8 तक जहाँ तक लिखा है वहाँ तक है, ठीक है? और ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 टू 5 क्लासेस हम वहाँ तक पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट उससे शायद हो सकता है आगे तक का पढ़ लें, बट वहाँ तक का सिलेबस रहेगा, ठीक? चलिए, तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द डे, और आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर होल्ड करते हैं, पॉज़ करते हैं। और बाकी का एंटरटेनमेंट आप लोग मेरा करना कब? मंडे के दिन, ठीक है? तो मंडे के दिन मिलेंगे, तब जाकर अपन लोग वापस इस एंटरटेनिंग सेशन को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।